हम गरीबी में हैं, फिर भी दुनिया का सबसे ज्यादा सोना इसी देश में। भले वो घरों में है, ये अलग बात है, लेकिन है अभी भी इस देश में। तो इसलिए ये देश पैसे वाला समृद्धशाली बना। और यही कारण था जो अंग्रेज यहां आए, फ्रांसीसी आए, डच लोग आए, पुर्तगाली लोग आए। आप जरा सोचो, अगर हम गरीब होते और भुखमरी के शिकार होते तो अंग्रेज यहां 200 साल झक मारते। 200 साल, 2-4 साल में लौट जाते। अगर हम गरीब होते, भुखमरी के शिकार होते, तो फ्रांसीसी क्यों आते? वास्को डिगामा क्यों आया अपनी पूरी फौज लेके? सिकंदर क्यों आया यूनान से चलकर यहां तक? ये सारे लोग आए क्योंकि हमारे पास कुछ था, और वो दो ही चीजें थी, एक तो ज्ञान और दूसरा पैसा, समृद्धि। ज्ञान भी बहुत था इस देश में। और भारत तो नाम ही ज्ञान है, संस्कृत का शब्द है भा। भा का मतलब है ज्ञान, और रत माने लगा हुआ। ज्ञान में लगा हुआ देश है ये भारत। ज्ञान भी बहुत ऊंचा। कितने हजारों विद्यार्थी विदेशों से आकर यहां पढ़ते थे, आपने इतिहास में पढ़ा होगा। विश्वविद्यालय तक्षशिला, नालंदा, ये तो 2 नाम है, ऐसी हजारों विश्वविद्यालय थे। मेरे पास पूरी सूची है कितने विश्वविद्यालय कहां कहां थे इस देश में। तो ज्ञान में बहुत ऊंचा था, पैसे में बहुत ऊंचा था। तो 2 ही खोज में सब आते थे, कोई ज्ञान लेने आता था, कोई पैसा लेने आता था। इसलिए हजारों साल हम कहीं नहीं गए, सब यहां आए। तो इसलिए भारत दुनिया में गुरु था, क्योंकि ज्ञान भी यहीं से मिलता था लोगों को, और धन और संपत्ति भी यहीं से मिलती। फिर गड़बड़ क्या हुई? गड़बड़ ये हुई कि जब बहुत ज्यादा संपत्ति आ गई हमारे पास, तो हमने संपत्ति की कदर करना बंद कर दी। जरूरत से ज्यादा कोई चीज हो जाए ना तो कदर नहीं होती उसकी। कदर कैसे बंद हुई? हमने एक फिलॉसफी बनाई इस देश में, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। आर्य समाजी कहेंगे ये पौराणिकों की बनाई हुई है। सच में हम लोगों ने यही गड़बड़ कर दी इस देश में। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, क्या उल्टी बात कर रहे हैं। अगर जगत मिथ्या है तो सब मिथ्या है। फिर तो जगत मिथ्या नहीं होता, ब्रह्म भी सत्य है, जगत भी सत्य है। लेकिन कुछ हजार साल हमारा दिमाग ऐसा घूम गया, और ये दिमाग पता है किसने घुमाया? बौद्ध धर्म के लोगों ने हमारा दिमाग घुमाया। आप जानते हैं बौद्ध धर्म इसी देश में आया। तो बौद्ध धर्म वालों ने ये फिलॉसफी इतनी तेज फैलाई, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो ये सोना है, चांदी है, ये जगत है, ये मिथ्या है, बेकार है, इसको छोड़ो, जाने दो, माया है, मत फंसो। तो मत फंसो, मत फंसो, मत फंसो। तो माया से हमको दूर हटाते गए, तो जगत से भी दूर हटते गए। फिर परिणाम क्या हुआ कि जब विदेशी आए लूट मार करने के लिए, तो हमने कहा अरे क्या है, माया है, लूट रहे हैं, लूटने दो। तो जो विदेशी आया वो लूट के ले गया, हम तालियां बजाते रहे। सोमनाथ का मंदिर लूटने के लिए महमूद गजनवी आया, 17 बार उसने मंदिर लूटा, और मंदिर के पुजारी खामोश लूट को देखते रहे। 250 पुजारी थे और 117 महमूद गजनवी के सैनिक थे। 250 पुजारी थे, 250। एक एक पुजारी एक एक लाठी लेकर अगर महमूद गजनवी की सेना पे पिल जाता तो महमूद गजनवी पहले साल में ही मर जाता। लेकिन वो पुजारी बोलते रहे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। मंदिर है, जगत का हिस्सा है, लुट रहा है, लुटने दो, फिर आ जाएगी, ये तो संपत्ति है, माया है। आजकल और भी बहुत लोग ऐसा बोलते हैं ना, माया में मत फंसो, ये संपत्ति में मत फंसो। मैंने बहुत सारे साधु बाबाओं को पूछा, भाई माया में हम ना फंसे ये तो ठीक है, आप क्यों फंसे हुए हो? एक साधु बाबा है, मैं नाम नहीं लेता, वो रोज यही भाषण देते, माया में मत फंसो, और कहते मेरे को दे दो, तुम मत फंसो, मुझे दे दो, मैं संभालूंगा तुम्हारी माया। तो जैसे आजकल के कुछ पाखंडी लोग हैं ना इस देश में, जो आपको उल्लू बनाते रहते, ऐसे ही कुछ पाखंडी 1000 साल पहले हो गए इस देश में। उन्होंने खूब उल्लू बनाया लोगों को, माया में नहीं फंसो। तो विदेशी आए, माया को लूटते रहे, और वो लूटते रहे, हम लुटवाते रहे, वो लूटते रहे, हम लुटवाते रहे। एक दिन सब खाली हो गया। महमूद गजनवी ने लूटा, तैमूर लंग ने लूटा, नादिर शाह ने लूटा, अहमद शाह अब्दाली ने लूटा, फिर उसके बाद बाबर आ गया, फिर उसके खानदानियों ने लूटा,
फिर वो खानदान खत्म हो गया तो फिर उसके बाद पुर्तगाली आ गए, उन्होंने लूटा। पुर्तगाली चले गए तो फ्रांसीसी आ गए, उन्होंने लूटा। फ्रांसीसी गए तो फिर अंग्रेज आ गए और उन्होंने तो 250 साल खूब जम के लूटा। उस लूट का परिणाम ये हुआ कि सोने की चिड़िया नाम का भारत अब मिट्टी की चिड़िया भी नहीं रह गया। अब स्थिति इस देश की ये है, 250 साल पहले जो दुनिया का सबसे ज्यादा पैसे वाला देश था, अब दुनिया के सबसे गरीब देशों में हमारी गिनती होती है। 113 करोड़ की हमारी आबादी है, जिसमें 84 करोड़ लोग इतने गरीब हैं जिनकी एक दिन की कमाई 20 रुपए से कम है। ऐसा देश हो गया। इस लूट ने हमको कहीं का नहीं छोड़ा। ये लूट कैसे हुई? कई तरीकों से हुई ये लूट। एक तो ये था कि ये विदेशी आते थे और जो धन संपत्ति हमारे मंदिरों में था उसको लेके जाते थे, ये एक तरीका था। दूसरा ये तरीका था कि विदेशी आते थे और हमको उल्लू बना के अपना माल बेचते थे और हमारा पैसा मुनाफे के रूप में लेके जाते। जिन चीजों की हमें जरूरत नहीं वो हम उनसे लेते थे। आप सोचो, दुनिया में ऐसा कोई समाज है जो अपनी जरूरत के बिना का सामान खरीदे? हमने खरीदा, आज भी खरीद रहे हैं। हमारी अकल ही खत्म हो गई है कि ये हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए चाय की हमें कभी भी जरूरत नहीं रही, क्योंकि ये गर्म देश है। गर्म देश में चाय ना पी जाती है ना पिलाई जाती है, और गर्म देश में चाय उत्पादन भी नहीं हो सकती। चाय उत्पादन होने के लिए ठंडा देश चाहिए। यूरोप और अमेरिका में चाय हो सकती है, भारत में नहीं। तो वो चाय लेके आए हमारे देश में। हम गर्म देश वाले जो दूध पीते थे, लस्सी पीते थे, मट्ठा पीते थे, हर दिन दही होता था, हर दिन मक्खन होता था, दही और दूध की नदियां जिस देश में बहती थी, उस देश के लोगों ने चाय पीना शुरू कर दिया। अंग्रेज बहुत चालाक थे। उनको भारतवासियों की एक कमजोरी पता चल गई। उनको ये पता चला कि ये भारतवासी मुफ्त में कुछ भी लेते। हाँ, तो सबसे पहले चाय उन्होंने मुफ्त में पिलाई। जगह जगह चाय के दुकानें खोली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय पिलाई मुफ्त में। हमने पीना शुरू किया मुफ्त में, फिर आदत पड़ गई, फिर खरीद के पीना शुरू किया, और अब इतनी पी रहे हैं जो दुनिया में कोई नहीं पीता। एक साल में हिंदुस्तानी लोग 70 करोड़ किलोग्राम चाय पी जाते हैं। 10,500 करोड़ रुपए की ये चाय होती है। इस 10,500 करोड़ की चाय पीकर जो बीमारियां आती हैं, क्योंकि चाय एसिडिक है, आप जानते हैं, तेजाबी है। ज्यादा चाय पिएंगे तेजाब और बढ़ेगा, एसिडिटी बढ़ेगी। एसिडिटी से 103 रोग आते हैं। तो ये चाय बिकती है 10,500 करोड़ की। इससे रोग पैदा होते हैं। उन रोगों का इलाज करने में खर्च करते हैं हम 6.5 लाख करोड़। ऐसे मूर्खानंद हैं इस देश के लोग जो अपने को बड़ा स्मार्ट समझते हैं। ज्यादा स्मार्ट वो हैं जो उठते ही चाय पीते हैं, और ज्यादा स्मार्ट वो हैं जिनको टट्टी तब उतरती है जब चाय पी लेते हैं। सुपर स्मार्ट है। बैठी चाहिए, उसके बिना तो टट्टी भी नहीं उतरती। तो ये महानुभाव लोग जो इस देश में अंग्रेजों के छोड़े हुए हैं, मैं कहता हूं ये काले अंग्रेज हैं। वो तो गोरे अंग्रेज थे, चाय पीते थे। ये सब काले अंग्रेज हैं। हमारे हिंदुस्तानियों ने ऐसा नियम बना दिया, एवरी टाइम इज टी टाइम। कभी भी चाय पी सकते हैं। किसी के भी घर में चाय पियोगे? हाँ, ले आओ। एक बार भी कोई नहीं कहता जी नहीं पिएगी। हाँ, ले आओ। और वो पूछेगा इसलिए कि उसको भी पीनी है, तो वो खुद पिएगा, आपको पिलाएगा। तो 10,500 करोड़ की चाय अंग्रेजों के जमाने में बिकती नहीं थी, अब 10,500 करोड़ की बिकती है। हम चाय पी पी के अंग्रेजों के गुलाम हैं। हमने ऐसी चीज खरीदी जो जरूरत नहीं। फिर दूसरी चीज हमने खरीदी अंग्रेजों से, अफीम। आपको मालूम है अंग्रेज चीन से अफीम लेके आते थे, भारत में बेचते थे, फिर मुनाफा लेके जाते। अफीम लेना शुरू कर दिया, चाय लेना शुरू कर दिया, फिर उनकी चीनी खाना शुरू कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं चीनी सबसे पहले इंग्लैंड में बनी, भारत में नहीं बनी। चीनी लेना शुरू कर दिया, फिर मैदा लेना शुरू कर दिया उनसे। हम तो आटा खाने वाले लोग थे, हमने मैदा खाना शुरू कर दिया। फिर उनके बेकरी आइटम बिकने लगे इस देश में, पाव रोटी, डबल रोटी, बिस्किट, ये सब उन्होंने लाना शुरू कर दिया। ये बिकना चालू हो गया। धीरे धीरे अंग्रेजों का इतना धंधा बढ़ा इस देश में
कि सारा सोना हमारा जो हमने लाया था 3000 साल कमा के, वो अंग्रेजों को दे दिया व्यापार के चक्कर। एक तो उन्होंने सीधे लूटा यहां से, दूसरा उन्होंने व्यापार करके लूटा यहां से, और तीसरा तरीका उन्होंने अपनाया कि किसी के पास कुछ न बचे हिंदुस्तानियों के पास, टैक्स और लगा दिए इस देश में। जब उनकी सरकार बन गई तो टैक्स के माध्यम से लूटा उन्होंने। कैसे टैक्स लगाए उन्होंने? भारतवासी कोई भी सामान का उत्पादन करें तो एक्साइज ड्यूटी लगा दी उन्होंने, फिर सामान को बेचें तो इनकम टैक्स लगा दिया उन्होंने, सेल्स टैक्स लगा दिया उन्होंने, रोड टैक्स लगा दिया, टोल टैक्स लगा दिया, तो टैक्सों के माध्यम से पैसा लूट लिया। फिर किसानों को लूटा लगान लगा के, जमीन पे लगान लगा दिया, लैंड रेवेन्यू, और वो 50% से लेकर 90% तक था। माने जितना उत्पादन करेगा किसान उसका 50% अंग्रेजों को देना। तो किसानों से लूट लिया, व्यापारियों से लूट लिया, ग्राहकों से लूट लिया, सब लूट लूट के ये धन इंग्लैंड जाना शुरू हुआ। और तब हिंदुस्तानियों को थोड़े दिन के बाद चेतना आई कि हमारा कितना बड़ा लूट हो रही है। ये चेतना आई तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दादा भाई नेहरूजी, उन्होंने एक किताब लिखी। सबसे पहली किताब इस देश में उनकी आई कि अंग्रेजों ने कितना लूटा, फ्रांसीसियों ने कितना लूटा, डच लोगों ने कितना लूटा। फिर उसके बाद लाइन लगी, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने लिखा। आज सैकड़ों किताबें इस देश में हैं, जो आप पढ़ें तो आपको खून के आंसू आएंगे, कितना लूटा ये देश। और एक दो साल नहीं, 1000 साल, महमूद गजनबी से लेकर ईस्ट इंडिया का, उस लूट में सारा धन चला गया, हम गरीब हो गए। भगवान ने हमें गरीब नहीं बनाया। अगर ये देश को भगवान ने गरीब बनाया होता तो सोचो ये देश कैसा होता। हम गेहूं का एक बीज खेत में डालते हैं, फिर उसमें से पौधा बनता है, और उस पौधे में कम से कम 60 से 70 गेहूं के दाने आते हैं। ये देश गरीब कैसे, बताओ? एक बीज डाला तो 70 बीज पैदा हो गए, माने 70 गुना ज्यादा उत्पादन। भगवान ने तो ऐसी व्यवस्था बनाई है इस देश में। तो भगवान का बनाया हुआ गरीब नहीं है ये देश। हम आम की एक गुठली लगाते हैं, आम का पेड़ हो जाता है, तो कम से कम 100 साल तक वो फल देता है, और एक एक साल में 8 से 10 हजार आम टूटते हैं। गरीबी कहां है? उत्पादन तो इतना है। तो भगवान ने गरीब नहीं बनाया, इस देश को तो लुटेरों ने गरीब बनाया, और हमने लुटेरों को बुलाया। आप जानते हैं, सारे विदेशी लुटेरों को हमारे ही लोग लेके आए। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी, तैमूर लंग, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, ये सब भारत के ही गद्दारों द्वारा बुलाए गए थे। कभी गुजरात में तो कभी कहीं तो कभी कहीं। और ईस्ट इंडिया कंपनी से दोस्ती भी ही एक भारत के ऐसे ही गद्दार ने कराई थी, जिसका नाम था मीर जाफर। तो अपने ही देशवासियों की गद्दारी से हम लूटे, विदेशियों ने हमको लूटा, और आपस में हम इतने लड़ते और झगड़ते रहे कि विदेशी मजा करते रहे। हम आपस में ही लड़ते रहे, ये राजा उससे लड़ेगा, वो उससे लड़ेगा, ये उसको लड़ेगा, और विदेशी सबको लूटेंगे। ये चलता रहा इस देश में। इस लूट में हम बर्बाद हो गए, गरीबी आ गई, भुखमरी आ गई, बेरोजगारी आ गई। फिर जब अंग्रेज गए इस देश को छोड़कर, तो सब क्रांतिकारियों का एक ही सपना था कि अंग्रेज चले गए, अब भारत की लूट बंद हो जाएगी। अंग्रेज चले गए, अब भारत फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगा। अंग्रेज चले गए, अब फिर से हम दुनिया में सबसे आगे आ जाएंगे। ये सबका सपना था। भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लोकमान्य तिलक, जितने क्रांतिकारियों के नाम आप जानते हैं, सबका एक ही सपना था, अंग्रेज जाएंगे तो देश फिर से खुशहाल होगा, सुख और समृद्धि वाला होगा। लेकिन अंग्रेज चले गए, अब 60 साल हो गए। अब 60 साल के बाद देश में देखो, न कहीं खुशहाली है, न कहीं समृद्धि है। खुशहाली और समृद्धि अगर है तो भारत के 10, 20, 50 लोगों के घरों में धीरू भाई अंबानी, नुस्ली वाडिया, जमशेद जी टाटा या और 72-75 घराने हैं, इनके घरों में तो समृद्धि दिखती है। और इनके साथ इनके कुछ सहयोगी एजेंट वगैरह है, जो कुल आबादी का 1% से ज्यादा नहीं। बाकी तो गरीबी का पूरा महासागर इस देश में।
हमारी सरकार के आंकड़े हैं 84 करोड़ भारतवासियों के पास एक दिन की आमदनी 20 रुपए से कम, 84 करोड़। तो अंग्रेज गए 60 साल हो गया, अब देश क्यों नहीं सुखी हो रहा, क्यों समृद्धशाली नहीं हो रहा? बात ऐसी है कि गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज आ गए। गोरे अंग्रेज तो विदेश से आए थे देश को लूटने के लिए, ये हरामखोर काले अंग्रेज तो अपने देश में से ही पैदा हो गए देश को लूटने के लिए। जिनको आज आप नेता कहते हैं ना, वो किसी भी पार्टी के हों, मैं इनको काला अंग्रेज कहता हूं। ये भी लूटने में ऐसे ही लगे हुए हैं इस देश को जैसे महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम लगे हुए हैं। मेरे पास भारत के 419 नेताओं के सारे रिकॉर्ड्स हैं जो मैंने एक दिन स्वामी जी को दिखाए थे, और उसी दम पे स्वामी जी कहते हैं स्विस बैंक का पैसा वापस ला। ये 419 नेता हैं जिनके नाम मैं कभी आपको बोल कर बताऊंगा, यहीं दिल्ली में बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, थोड़े समय के बाद। इनमें से किसी के पास 20 साल पहले टूटी साइकिल नहीं थी, और इतना भी पैसा नहीं था उनकी जेब में कि चाय का प्याला खरीद के खुद पी सके। चाय भी पीनी होती थी तो दूसरी की जेब से पैसा निकाल के पीते थे। और आज इन 419 नेताओं में एक एक के पास 20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है, कुछ के पास तो 50,000 करोड़ तक की संपत्ति है। कहां से आई है? इसी देश में से लूट कर इन्होंने कमाई। इनके बाप दादों के पास तो कुछ नहीं था। कई नेता तो ऐसे थे जो खुद यहां दिल्ली में सिनेमा की टिकट ब्लैक करते थे, यही दिल्ली के नेता, और रेहड़ी पे बैठ के टिंडा, तोरई, लौकी और टमाटर बेचते, यही दिल्ली की सड़कों में। और आज एक एक के पास 10-10 हजार करोड़, 15-15 हजार करोड़, 20-20 हजार। इन 419 नेताओं का एक दिन पूरा हिसाब निकाला था मैंने। इन्होंने भारत में जो पैसा लूटा भ्रष्टाचार करके, घोटाला करके, आप जानते हैं भ्रष्टाचार और घोटाला इस देश में हर दिन होता, कोई दिन नहीं जाता जिस दिन ना हो। इन नेताओं ने 45 लाख करोड़ रुपया लूटकर विदेशी बैंकों में जमा कर रखा। अंग्रेज आए, लूट कर ले गए, हमें समझ में आता है कि वो विदेशी थे, लुटेरे थे। हमारे ही अपने देश के नेता देश को लूटने में लग गए, और इन्होंने अंग्रेजों से कम नहीं लूटा इस देश को, उससे ज्यादा लूटा। अब ये लूट लूट के घर भर रहे हैं अपना। और इन नेताओं का एक ही खेल है इस देश में, पैसा बनाओ और कुर्सी पे आओ, कुर्सी पे आओ फिर पैसा बनाओ, फिर पैसा बनाओ फिर कुर्सी पे आओ, फिर कुर्सी पे आओ फिर पैसा बनाओ। यही खेल चलता है। इनका ना कोई सिद्धांत है, इनका कोई नीति नहीं, इनका कोई नियम नहीं, इनका एक ही सिद्धांत, एक ही नीति, लूटो लूटो लूटो। जहां से लूटने को मिले लूटो, जितना नीचे गिरना पड़े नीचे गिर के लूटो। उसकी कोई इन्होंने सीमा नहीं बनाई। तो 60 साल इस देश को इन्होंने लूट लिया, और इन्होंने लूटा ही नहीं, दूसरों से भी लुटवाया इस देश को। खुद तो लूटा, दूसरों से भी लुटवाया। एक एक नेता इस देश में जब प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर हो जाता है तो विदेशी कंपनियों को बुला बुला के लाता है, भाई मेरे राज्य में आओ विदेशी कंपनियों वालों और लूटो मेरे राज्य। आपको मालूम है इस देश में पिछले 15 साल से एक नीति चल रही है, उस नीति का नाम तो रखा है उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लेकिन वास्तव में है वो भारत की लूट। इन नेताओं ने जब जब इनको मौका मिला प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर होने का, इन्होंने हजारों विदेशी कंपनियों को लाइसेंस दे दिए। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को लाइसेंस दिया था ना इस देश में, वो जहांगीर ने दिया था। जहांगीर उस समय भारत का प्रधानमंत्री था जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो जहांगीर ने लाइसेंस दिया व्यापार करने का। आज के जहांगीर ये हैं जो विदेशियों को लाइसेंस दे रहे हैं। 4,500 कंपनियों को इन्होंने बुला लिया। किसी का नाम है पेप्सी कोला, कोई है कोका कोला, कोई है कॉलगेट पामोलिव, कोई है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कोई है रैकेट एंड कोलमैन, कोई है जॉनसन एंड जॉनसन, कोई है सीबागाई की, कोई है सेंडोस। ऐसी 4,500 कंपनी, और ये लूटने में अब लग गई है इस देश में। ये कैसे लूट रही हैं? नेताओं ने इनको लाइसेंस दे दिए, ये कंपनियां अपना कुछ सामान बनाती हैं, वो सामान घर घर में आ रहा है, हम सब उसे खरीद रहे हैं। हम क्यों खरीद रहे हैं? हमें मालूम ही नहीं है कौन सा सामान भारत का है, कौन सा विदेशी है, क्योंकि हमें कोई पढ़ाता नहीं है, कोई बताता भी नहीं है स्कूल कॉलेज में।
तो हम अनजाने में कई बार ऐसा सामान खरीदते हैं जो बाहर की कंपनियों का है, विदेशी, और उसका सारा पैसा देश के बाहर जाता है। जैसे एक पेप्सी कोला का बोतल आप खरीद लो तो इस देश का 7 रुपए बाहर चला जाएगा। 10 रुपए में बोतल आती है, 3 रुपए यहां रहेगा, 7 रुपए विदेश चला जाएगा। एक आप कॉलगेट पामोलिव का पेस्ट खरीद लो 27 रुपए का, उसमें से 5 रुपए भारत रहेगा, 22 रुपए विदेश चला जाएगा। अगर आपने बाटा का जूता खरीद लिया 399 रुपए 95 पैसे का, तो उसमें से 200 रुपए भारत के बाहर चला जाएगा। अगर आपने विदेशी कंपनी की कार खरीद ली 5 लाख की, तो 3 लाख रुपए भारत से बाहर चला जाएगा। और 15 लाख की खरीद ली तो कम से कम 8 से 10 लाख रुपए बाहर चला जाएगा। आपने विदेशी कंपनी का रेफ्रिजरेटर खरीद लिया 15,000 का, तो कम से कम उसमें से 9,000 रुपए विदेश चला जाएगा। आपने विदेशी कंपनी का टीवी खरीद लिया मान लो 10,000 का, तो कम से कम उसमें से 6,000 विदेश चला जाएगा। तो एक दिन मैंने ये सब हिसाब निकाला, 4,500 कंपनियों का हर साल इस देश में जो सामान बिक रहा है उससे 2 लाख करोड़ रुपए विदेश में जा रहा है। हर साल 2 लाख करोड़, एक साल, 2 साल में 4 लाख करोड़, 3 साल में 6 लाख करोड़, 4 साल में 8 लाख करोड़, और ये सिलसिला पिछले 60 साल से चल रहा है। आजादी मिली उसके बाद से ही विदेशी कंपनियां फिर आ गई इस देश में। जिन कंपनियों के खिलाफ हमने संघर्ष किया था और लाखों क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया था, उन्हीं कंपनियों को हमारे नेताओं ने फिर बुला लिया इस देश में। और हमारे यहाँ नियम ऐसा बन गया है कि जो नेता जितनी विदेशी कंपनियों को बुलाए वो उतना ही अच्छा, माने जो जितनी ज्यादा मीर जाफरी करे वो उतना ही अच्छा, जो जितनी ज्यादा गद्दारी करे वो उतना ही अच्छा। ये इस देश का उसूल बन गया। अब समस्या क्या है कि लाखों करोड़ों अंग्रेज लूट ले गए, उसके पहले फ्रांसीसी ले गए, डच लोग ले गए, उसके पहले मुसलमान लूट के ले गए। अब जो थोड़ा बहुत बचा और 60 साल में हम कमा रहे हैं, वो अब ये नए नए विदेशी आकर लूट के ले जाए। और क्या क्या सामान बेच के लूट ले जा रहे हैं, मुझे तो हंसी आती है। अमेरिका की कंपनी यहां आलू का चिप्स बेचकर हजारों करोड़ लूट रहे हैं। एक आलू के चिप्स का पैकेट आता है, उसका नाम है रफल्स, और एक है हॉस्टेस। पैकेट एक खरीदो 15 रुपए का है, और आलू का चिप्स उसमें 15 ग्राम निकलता है। पैकेट खोलो तो आधे से ज्यादा हवा निकलती है, और गिनकर मैंने देखा 15 चिप्स निकलते हैं आलू के। अब 15 ग्राम आलू का चिप्स 15 रुपए का, तो 1000 रुपए किलो आलू का चिप्स बिक रहा है। जिस देश के किसान का आलू 10 रुपए किलो नहीं बिकता, उस देश में आलू का चिप्स 1000 रुपए किलो बिकता। किसान भूखे मर रहा है, आलू पैदा कर करके सड़क पे फेंक रहा है क्योंकि आलू को भाव नहीं है। मैं किसान का बेटा हूं, मेरे घर में खेती होती है। हमारे यहाँ आलू की फसल जब होती है तो खोद खोद कर आलू खेत से सड़क पर फेंक देते हैं हम, क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के मंडी लेके जाएं तो डीजल का खर्चा नहीं निकलता, इतना सस्ता आलू बिकता है, 50 पैसे किलो, 1 रुपए किलो। और वही आलू विदेशी कंपनियां लेती हैं और 1000 रुपए किलो में चिप्स बना के बेचती हैं। मुनाफे का अगर आप हिसाब निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज, तो हजारों प्रतिशत मुनाफा है आलू के चिप्स के धंधे। सोने चांदी की बात नहीं कर रहा, ऐसे लूट रहा है देश। पढ़े लिखे लोगों के बच्चे लगातार वही आलू का चिप्स खा रहे हैं जो बाजार में मिलता। अम्मा भी बना सकती है उनकी, लेकिन अम्मा का बनाया हुआ अब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अम्मा भी अच्छी नहीं लगती। अब विदेशी चिप्स ही खाना है, करोड़ों रुपया जाता है। एक और उदाहरण देता हूं, एक विदेशी कंपनी टमाटर की चटनी बेचती है, मैगी। किसान का टमाटर बिकता है 1 रुपए 1.5 रुपए किलो, और मैगी बिकती है 200 रुपए किलो। चटनी टमाटर से बनती है, चटनी 200 रुपए किलो, टमाटर है 2 रुपए किलो। इसी देश में एक कंपनी है, वो चॉकलेट बेचती है, कैडबरीज। दूध से बनती है चॉकलेट, दूध आता है 20 रुपए किलो, कैडबरीज बिक रही है 15,000 रुपए किलो। एक विदेशी कंपनी है, वो टूथपेस्ट बेचती है, कॉलगेट, 27 रुपए का 100 ग्राम, माने 270 रुपए किलो। गाय के घी से महंगा, गाय का घी 200 रुपए किलो, कॉलगेट 270 रुपए। पढ़े लिखे लोग गाय का घी तो रोटी पे लगा के खाते हैं, सस्ता है, और कॉलगेट मुंह में रगड़ के वॉश बेसिन में थूकते हैं क्योंकि महंगा है।
महंगी चीज थूक रहे हैं, सस्ती चीज खा रहे हैं और कहते हैं हम तो बहुत स्मार्ट हैं। तो मैं कहता हूं और ज्यादा स्मार्ट बनो। तो पूछते हैं क्या करें? मैं कहता हूं ये कॉलगेट महंगा है इतना, घी से भी ज्यादा, इसको थूकते क्यों? रोटी पे लगा लगा के खा लो। मैं आपको विनम्रता पूर्वक ये कहता हूं कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग ज्यादा मूर्ख, मैं उनको कहता हूं एजुकेटेड इडियट्स, और जो बिना पढ़ा लिखा बहुत होशियार। मैंने बिना पढ़े लिखे गांव के किसान को आलू का चिप्स खरीद कर खाते नहीं देखा। मैंने बिना पढ़े लिखे किसान को पेप्सी पीते नहीं देखा। मैंने बिना पढ़े लिखे किसान के बच्चों को चॉकलेट खाते नहीं देखा। वो खाएंगे तो गुड़ खाएंगे, चॉकलेट नहीं खाएंगे। वो खाएंगे तो आलू खाएंगे, चिप्स नहीं खाएंगे। वो खाएंगे तो गाय का घी खाएंगे, लेकिन ये पेस्ट रगड़ के नाली में नहीं थूके। इसका मतलब बिना पढ़े लिखे लोग होशियार हैं, अक्लमंद हैं, देशभक्त हैं, क्योंकि वो पढ़ने नहीं गए। और जो पढ़ गए मेरी तरह से, वो सब के सब हरामी हो गए इस देश में। मैं खुद को भी कहता हूं, दूसरे की बात नहीं। इसलिए मुझे अभी गाली लगता है कि कोई मुझे कहे कि तुम बहुत पढ़े लिखे आदमी हो, क्योंकि यहां हर पढ़ा लिखा आदमी देश विरोधी काम में लगा हुआ है, देश को बेचने में लगा हुआ है, और हर बिना पढ़ा लिखा आदमी देशभक्ति कर रहा है और देश से वफादारी निभा है। और सरकार कहती है सबको पढ़ाओ, सबको पढ़ाओ, माने सबको गद्दार बनाओ। एक बार मैंने भारत सरकार के एक सेक्रेटरी को पूछा ये सर्व शिक्षा अभियान किसके लिए? तो उसने कहा राजीव भाई सच्चा बताऊं या झूठा? मैंने कहा सच्चा बता दो भाई। तो उसने कहा कि ये हर आदमी को ये बताने के लिए ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, जब ये सीख जाएंगे तो फिर टीवी पे पढ़ेंगे सी फॉर कोक, पी फॉर पेप्सी, एल फॉर लाइफ बॉय, एल फॉर लक्स। ये पढ़ना सीख लेंगे तो खरीदेंगे, खरीदेंगे तो कंज्यूमर बनेंगे। तो हर आदमी को विदेशी माल का उपभोक्ता बनाना है, शिक्षित नहीं बनाना। शिक्षा तो कुछ और होती है, वो नहीं देनी, साक्षरता देनी है। साक्षरता और शिक्षा में जमीन आसमान का अंतर होता है। ये खेल चल रहा है हमारे देश में। कैसे कैसे लूटते हैं आपको। और एक उदाहरण, नमक बनता है 15 पैसे किलो में, आपको बेचते हैं 7 रुपए किलो में। आपको मालूम है 15 पैसे किलो की चीज आप 7 रुपए किलो में खाते। अब 15 पैसे किलो की चीज 7 रुपए में खाएं, हिसाब जोड़ो। 15 पैसे की चीज 30 पैसे किलो में खाएं, 100% मुनाफा। 15 पैसे किलो की चीज 1.5 रुपए में खाएं, 1000% मुनाफा। 15 पैसे किलो की चीज 3 रुपए में खाएं, 2000% मुनाफा। 15 पैसे किलो की चीज 7 रुपए में खाएं। इतनी लूट है। और हमारी हिम्मत ही नहीं है सरकार से पूछने की कि 15 पैसे किलो का नमक इतना महंगा क्यों मिलना चाहिए। तो वो आपको उल्लू बनाएंगे, वो कहेंगे इसमें आयोडीन मिलाया हुआ है। आयोडीन कोई ऐसी महंगी चीज है क्या? बहुत ही सस्ती है, मुफ्त की है, फोकट की है, भगवान की दी हुई बहुत आयोडीन समुद्र के पानी में है जो बिना पैसे का आता है। तो फिर इतना महंगा क्यों? ये महंगा इसलिए है कि नमक के खेल में विदेशी कंपनियों को लाइसेंस दिए सरकार ने। जो नमक के लिए महात्मा गांधी ने इस देश में सत्याग्रह किया था कि अंग्रेजों का नमक हम नहीं खाएंगे, उस महात्मा गांधी के देश में अब विदेशी नमक बिक रहा है। लुट रहे हैं हम। और ये नमक हमको पता नहीं क्या बनाएगा, हमें नहीं मालूम। सब आयोडीन युक्त नमक खा के कल नपुंसक हो जाए तो कुछ पता है। क्योंकि दुनिया में आपको गंभीर बात कह रहा हूं, 56 दुनिया के देशों ने आयोडीन युक्त नमक 40 साल पहले बैन कर दिया। आपने बिकता नहीं। अमेरिका में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, फ्रांस में नहीं है, डेनमार्क में नहीं है, नॉर्वे में नहीं है, स्वीडन में नहीं। उन देशों में आयोडीन युक्त नमक नहीं बिक रहा, यहीं बेचा जा रहा और जबरदस्ती सबको खिलाया जाए। एक बार डेनमार्क की एक वेबसाइट मुझे मिली, वहां की सरकार की। मैंने उनको एक सवाल डाला, उनको पूछा कि आपके देश में आयोडीन युक्त नमक बिकता? उन्होंने कहा नहीं बिकता। क्यों? उन्होंने कहा 1956 में हमने बैन कर दिया। क्यों? तो उन्होंने कहा हमने शुरू में आयोडीन युक्त नमक खिलाया। 1940 से 1956 डेनमार्क में अधिकांश लोग नपुंसक हो गए। जनसंख्या इतनी कम हो गई कि उस देश के खत्म होने का खतरा पैदा हो गया। तब उन वैज्ञानिकों ने कहा कि आयोडीन युक्त नमक बंद कराओ, तो बंद कर दिया। अब वो यहां पे चालू कर दिया। आप सब खा रहे हैं, पता नहीं भविष्य में क्या होगा। लुट भी रहे हैं, अपने शरीर की भी बर्बादी कर। ऐसे लूटा जाता है आपको। और एक उदाहरण देता हूं,
आपको बीच बीच में कभी पता चलता होगा, एक अभियान चला इस देश में, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाओ, वैक्सीन लगाओ, वैक्सीन लगाओ। क्यों लगाएं जी? तो आपको बीमारी नहीं आएगी। कौन सी बीमारी नहीं आएगी? हेपेटाइटिस नहीं आएगा। हेपेटाइटिस माने क्या होता है?